हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बायोटेक्नोलॉजी बीफार्म थर्ड ईयर और थर्ड यूनिट में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस आज हम स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या होती हैं? हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन is unwanted response of immune system that may be uncomfortable and cause damaging effect to the body parts. तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस एक तरीके के एलर्जिक रिएक्शंस है। इज अनवांटेड रिस्पांस, ये अनवांटेड रिस्पांस है जो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, कॉज करता है। अनवांटेड अनडिजायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स होता है। डेट में भी अनकंफर्टेबल, जो अनकंफर्टेबल हो सकता है हमारे लिए, एंड कॉज डैमेजिंग इफेक्ट, और डैमेजिंग इफेक्ट कर सकता है हमारे बॉडी पार्ट्स को। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती हैं, ये आपकी 5 तरीके की होती हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 एंड टाइप 5। तो 5 तरीके की हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस रहती हैं। तो किस तरीके से रहती हैं ये जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। पहले सबसे बात करते हैं तो हम टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस बात करेंगे। तो इसमें जिस तरीके से आपको दिखाया गया है कि पोलन और एलर्जन जो होता है वो आपके बॉडी में एंटर करता है, ठीक है। और एंटर कैसे करेगा? हो सकता है ओरली आपका एंटर करे, या बाय द हेल्प ऑफ ईयर पैसेजेस आपके क्या कर सके, वो एंटर करे। नोस्ट्रल से आपका, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से आपका क्या करे, वो एंटर करे। तो जब वो एंटर कर देगा तो वो स्टिमुलेट करेगा, उत्तेजित करेगा आपके टी सेल्स को, टी हेल्पर सेल्स को। और जो आपका स्टिमुलेट करता है इंटरल्यूकिन्स। और इंटरल्यूकिन्स जब जैसे ही आपका स्टिमुलेट हो जाता है, इंटरल्यूकिन्स का स्टिमुलेट होने के बाद, इंटरल्यूकिन देखा जाए तो एक डब्ल्यूबीसी है, प्रोटीन है, जो ल्यूकोसाइट्स क्या करते हैं, बनाती हैं। तो ये स्टिमुलेट करेंगी बी नेब सेल्स को। जो न्यू सेल्स होती हैं, बी सेल्स, उनको एक्टिवेट करेंगी। बी सेल्स आपका जो रहेगा वो दो बी नेव सेल्स आपका बी सेल्स और मेमोरी सेल्स बनाएगा। मेमोरी सेल का काम क्या रहता है? उसको मेमोराइज करने का। बी सेल का काम रहता है अब प्लाज्मा सेल्स फ्रॉम फ्रॉम आईजी एंटीबॉडी। अब क्या करेगा? जो आपका बी सेल्स होगा वो बाइंड हो जाएगा आपके किसके साथ? एंटीबॉडी के साथ। जब आपका एंटीबॉडी के साथ बाइंड होगा तो बाइंड टू द मास्ट सेल। अब क्या होगा? आपका मास्ट सेल प्लाज्मा सेल्स फ्रॉम आईजी बनाएगा। जो प्लाज्मा सेल्स हैं, सॉरी, बी सेल्स जो होंगी वो आपकी क्या बनाएंगी? आईजी एंटीबॉडी बनाएंगी। अब जो एंटीबॉडी रहेगा बाइंड टू द किससे? मास्ट सेल से आपके बाइंड हो जाएंगी, ठीक है। तो मास्ट सेल से आपका क्या हो जाएगा? बाइंड। मास्ट सेल एक तरीके से देखा जाए इम्यून रिस्पॉन्ड करता है। ये इम्यून रिस्पॉन्ड करता है अगर कोई एंटीजन, कोई बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर आ जाता है। और जैसे आपके अमाइंस, हिस्टामाइंस आपका क्या होता है? रिलीज होता है। तो अगर आपका एंटीजन अंदर आया तो बी प्लाज्मा सेल्स, तो वहां पर से आपका आईजी एंटीबॉडी रिलीज हुआ। आईजी एंटीबॉडी ने क्या किया? आपके मास्ट सेल पे बाइंड कर दिया। और मास्ट सेल पे बाइंड करने के लिए वहां पर आपके पास एफसी रिसेप्टर जो होते हैं, फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल, जो रहता है, बाइंडिंग रहती है। मीन्स क्या रहती है? जो आपका एंटीबॉडी होती है उसकी टेल पोर्शन जो होता है वो आपके मास्ट सेल पे क्या हो जाएगा? बाइंड हो जाएगा। और वहां पर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एफसी रिसेप्टर्स। अब ये क्या होगा? सर्कुलेट करेगा बॉडी, ब्लड में। और एलर्जन फिर अगर एंटर करता है तो आपका जो एंटीबॉडी है, उस पे जाके क्या हो जाता है? बाइंड हो जाता है। जैसे ही आपका एलर्जन डायरेक्टली बाइंड हो जाएगा मास्ट सेल पे जब डायरेक्टली बाइंड होने लग जाएगा तो स्मूथ सेल, स्मॉल वेसल जो होगा, वैसो एक्टिव अमाइंस आपके सामने आते हैं, जिसमें आपका हिस्टामाइंस होते हैं। तो ये क्या करते हैं? स्मूथ सेल, स्मॉल ब्लड वेसल्स, म्यूकस ग्लैंड, ब्लड प्लेटलेट, सेंसरी न्यूरॉन्स और इसिनोफिल, ये यहाँ पर क्या करने लग जाते हैं? काम करने लग जाते हैं। और इन पर्टिकुलर जो टिश्यूज, जो स्मूथ सेल्स होती हैं, इन पे अपना इफेक्ट आने लग जाएगा। जब इफेक्ट आने लग जाएगा तो आपका क्या होगा? टिश्यू डैमेज होने लग जाएगा और डेथ भी हो सकता है। डैमेज कैसे होगा टिश्यू? अगर कई बार क्या होता है, जब आपका मास्ट सेल में से आपको वैसे एक्टिव माइंस आपके रिलीज होने लग जाते हैं, तो वैसे एक्टिव माइंस जब रिलीज होने लग जाते हैं, जैसे हिस्टामाइंस हैं और भी जितने हैं, तो सारे क्या करने लग जाते हैं? कहीं ना कहीं आपका नैरोइंग, जो ईयर पैसेज होता है, नैरो हो जाता है, ठीक है। आपको नोजिया, वोमिटिंग, ये चीजें सामने आने लग जाती हैं। तो जिससे कि क्या होगा? हो सकता है कि रेस्पिरेशन आपका ब्लॉक हो जाए, आपकी ब्रीथिंग ब्लॉकिंग हो जाए। और ब्रीथिंग ब्लॉकिंग हो जाएगी तो उससे डेथ कॉज हो सकती है। और इस पूरे जो ये फिनोमिना जो रहता है इसमें, स्मूथ ब्लॉकिंग, आपका नोजिया, वोमिटिंग और आपका जो ब्लॉकिंग हो जाता है एयरवेज, इसको हम बोलते हैं, इसको हमने टर्म दिया, इसको बोलते हैं हम एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्सिक भी इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? सडन डेथ होने का कारण बन जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? आपका नैरोइंग हो जाती है ईयर पैसेज, ब्रीथिंग क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है। तो ये हमारा
टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं। टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में क्या होता है, ये यहाँ पर भी क्या होता है, कहीं ना कहीं देखो फ्रेंड्स, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन तो चल ही रहा है। दिस टाइप रिएक्शंस आर एंटीबॉडी डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिक रिस्पांस। ये साइटोटॉक्सिक रिस्पांस होते हैं। दे आर आल्सो नोन एज कंप्लीमेंट मीडिएटेड और साइटोलाइटिक रिएक्शन। इनको हम कंप्लीमेंट मीडिएटेड भी बोलते हैं और साइटोलाइटिक रिएक्शन भी बोलते हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं सेल का क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन। तो यहाँ पर आईजीजी और आईजीएम आपके क्या होते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। आईजीजी आईजीएम एंटीबॉडी बाइंड हुआ एंटीबॉडी पे, सॉरी एंटीजन पे, ऑन टारगेट टी सेल्स, जो टारगेट टी सेल्स पे हैं, एन एंटीजन किल्ड बाय फैगोसाइटोसिस सेल। और जो एंटीजन आपका मिला है, जो आया हुआ है, उसको किल करेगा सेल बाय द हेल्प ऑफ फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। ये फैगोसाइटोसिस प्रोसेस क्या होती है, जिस तरीके से अमीबा आपका फूड को क्या करता है, इंगल्फ करता है, उसी तरीके से आपके जो फैगोसाइटोसिस सेल होते हैं वो आपके एंटीजन को क्या कर जाते हैं, इंगल्फ कर देते हैं। इंगल्फ करने के बाद उसको क्या करते हैं, किल कर देते हैं। तो इंगल्फिंग ऑफ सेल, ये इंगल्फ करने का प्रोसेस होता है, जिसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। अब आया टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में क्या होता है, आपका एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स तो फॉर्मेशन होता है, जो एंटीजन होता है एंटीबॉडी होता है, एलर्जन कॉम्प्लेक्स बन जाता है ब्लड में। अब ब्लड में तो ब्लड हर जगह जा रहा है, तो जॉइंट्स पे जब रहता है हमारा ब्लड, तो वहां पर क्या होने लग जाता है, इजोनोफिल बेसोफिल न्यूट्रोफिल्स, ये चीजें आने लग जाती हैं। जब वहां पर ये चीजें सामने आए, इजोनोफिल्स ये आते हैं, क्योंकि ये हमारे क्या है, एक तरीके से एंटीबॉडी, ये हमारे एंटीबॉडीज का ही तो काम, इम्यून सिस्टम का ही तो काम है, काम कर रही है, उसी को डिफेंस मैकेनिज्म है। तो इससे क्या होगा, आपके वैसो एक्टिव अमाइंस आपके रिलीज होंगे। वैसो एक्टिव अमाइंस जैसे ही आपके रिलीज होंगे, तो वो रिमूव करेंगे कॉम्प्लेक्स को, और डिस्ट्रॉय होगा आपका जॉइंट, जो आपका जॉइंट होगा वो आपका डिस्ट्रॉय होने लग जाएगा। डिस्ट्रॉय जब होने लग जाएगा, तो जिससे कि आपको पेन भी होता है, इन्फ्लामेशन भी होता है, ये सारी चीजें आपको सामने आती हैं, जिसको बोलते हैं हम अर्थराइटिस। तो जैसे जॉइंट्स पे आपके जो पेन होता है, वो एक तरीके से टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस का ही क्या रहता है, एक एग्जाम्पल है। तो अर्थराइटिस कॉज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। तो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है, ये देखा जाए तो डिलेड इम्यून रिस्पॉन्स है, जो टी साइटोटॉक्सिक सेल से इन्वॉल्व जिसमें रहते हैं हमारे। तो एग्जाम्पल इसमें ट्यूबरकुलोसिस होता है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। और इसमें क्या रहता है, आपकी जिस तरीके से बैक्टीरिया होता है, वो आपके लंग्स में जाके क्या करता है, कॉलोनी फॉर्मेशन करने लग जाता है, क्योंकि सबसे पहले इफेक्ट लंग्स होते हैं। तो जैसे ही लंग्स के अंदर कॉलोनी इफेक्ट फॉर्मेशन करेगा, तो वहां पर इजोनोफिल्स बेसोफिल्स न्यूट्रोफिल्स जितने भी यहाँ पर आपका इम्यून सिस्टम जो काम कर रहा है वो करेगा, और ये चीज आने लग जाएंगी, ये चीज सामने आएंगी, उसको किल करने की कोशिश करेंगी बैक्टीरिया को। बैक्टीरियल सेल को तो डैमेज करेगा ही, लेकिन जो आपका नेचुरल सेल, जो आपका लंग सेल है, वो भी डैमेज होने लग जाएगा। और जब डैमेज होने लग जाएगा, तो उसमें से कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ब्लड निकलने लगेगा। और ब्लड आ जाएगा, तो आप जब कफिंग करते हैं, तो उस दौरान आपका हो सकता है जो स्प्यूटम है, उसमें आपका ब्लड आने लग जाए। तो ये ब्लड आने का कारण क्या रहता है, जो आपके अपने सेल्स होते हैं, जो आपके ओन सेल्स होते हैं लंग्स के, वो भी डैमेज होने लग जाते हैं, और जिससे कि ब्लड आपका आने लग जाता है। ठीक है ना? तो म्यूकस में आपको ब्लड दिखाई देगा। तो ये टीबी में इसी वजह से क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस के दौरान अगर कफिंग होती है, तो स्प्यूटम जब आता है या म्यूकस में आपको ब्लड उसमें शो होने लग जाता है। अब बात करते हैं टाइप फिफ्थ हाइपर सेंसिटिविटी। तो फिफ्थ हाइपर सेंसिटिविटी की अगर बात करते हैं, तो इसमें हम माइस्थीनिया ग्रेविस और ग्रेव्स डिजीज सबसे एक कॉमन एग्जांपल जो आपको दिखा। तो हमको सभी को पता है कि आप जो ग्रेव्स जो सिंड्रोम रहता है, और आपका जो माइस्थीनिया ग्रेविस होता है, ऑटोइम्यून डिजीज रहती हैं। इसमें माइस्थीनिया ग्रेविस में सभी को पता है कि क्या रहता है, स्केलेटल मसल एक तरीके से क्या हो जाती है, वीकनेस आने लग जाती है उसमें। जो स्केलेटल मसल होती है माइस्थीनिया ग्रेविस में, वीकनेस आने लग जाती है। और आपका जो ग्रेव्स डिजीज होती है, उसमें आपका हाइपरथायरॉयडिज्म, थायराइड जो होता है हार्मोन, वो क्या होता है, ओवर एक्टिव हो जाता है। तो ये टाइप फिफ्थ हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर आता है। अब बात करते हैं इम्यूनो स्टिमुलेशन एंड इम्यूनो सप्रेशन। इम्यूनो स्टिमुलेशन एंड इम्यूनो सप्रेशन मीन्स है कि इम्यून सिस्टम को कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं, या आप कहीं ना कहीं उसको सप्रेस कर रहे हैं, उसको आप क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं। तो स्टिमुलेट करने का कारण, और स्टिमुलेट क्यों किया जा रहा है, फ्रेंड्स हमारे बॉडी में कई तरीके के क्या होते हैं, एंटीजेंस आते हैं। तो हमको क्या करना पड़ता है, कई बार अपना इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करना पड़ता है। जैसे अभी हमने जैसे कोरोना के टाइम पे हमने कोरोना वैक्सीन दिया था। तो वैक्सीन क्या है, एक एंटी आपका इम्यूनो स्टिमुलेशन का काम कर रही है, स्टिमुलेट कर रही है इम्यून होने को, वो भी एक एंटीजन ही है। अगर बात करते हैं जो वैक्सीन है, वो एंटीजन ही तो है।
वो क्या करेगा, आपका बॉडी में जाके स्टिमुलेट करेगा आप, जिससे कि वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो पाए। तो वैक्सीन आपके जितने भी हैं इम्यूनो स्टिमुलेशन का काम करते हैं। अब इम्यूनो सप्रेशन क्या चीज है? इम्यूनो सप्रेशन क्या होते हैं? जो इम्यून सिस्टम को आपको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। अब रिड्यूस करने का कारण क्या रहेगा? रिड्यूस इसलिए किया जाता है क्योंकि जिससे कि हमारी बॉडी, अगर हम किसी चीज का ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, अगर हम किसी चीज को क्या कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर चीज को जो बाहर से हमने लिया हुआ है उसको वो फॉरन रिकॉग्नाइज ना करे, एज ए फॉरन कैंडिडेट उसको रिकॉग्नाइज ना करे, जिससे कि क्या हो, उस जो हमारा मेन पर्पस है ट्रांसप्लांट करने का वो क्या हो जाएगा, अनसक्सेसफुल हो जाएगा। तो पर्सन हुज इम्यून सिस्टम सप्रेस, जिसका इम्यून सिस्टम सप्रेस किया जाता है, हो सकता है कीमोथेरेपी के लिए, या हो सकता है आपका एचआईवी में जब आपका सप्रेस किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं इम्यूनो compromised। और इम्यूनोसप्रेशन इज आल्सो डन इन पेशेंट हुज ऑर्गन गेट ट्रांसप्लांटेड, जिसके ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दिए गए हैं उसमें भी हमको इम्यून क्या करना पड़ता है, सप्रेस करना पड़ता है, जैसे हार्ट, किडनी, बीएमटी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट में हम करते हैं। तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स कुछ ड्रग्स होती हैं, जैसे एजाथायोपिन है, उसके एजाथायोप्रिन और आपका साइक्लोस्पोरिन, तो ये ड्रग्स हम यूज करते हैं। अब एक चीज है कि इम्यून सप्रेस करने की जरूरत यहाँ पर भी मेंशन है, व्हेन इम्यून गेट सप्रेस्ड, अगर इम्यून को हम सप्रेस करते हैं, ओनली देन वी कैन ट्रांसप्लांट, तभी हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं ऑर्गन को किसी भी इंडिविजुअल में। अदरवाइज अवर इम्यून रिकॉग्नाइज, नहीं तो क्या होगा, अगर आप इम्यून सप्रेस नहीं करेंगे तो जिस तरीके से आप एंटीजन को फॉरन पार्टिकल ले रहा है उसी तरीके से आपका ऑर्गन जो होगा उसको वो फॉरन समझे, हमारे बॉडी क्या करेगा, रिकॉग्नाइज नहीं करेगी और एज ए फॉरन पार्टिकल उसको समझेगी, which led to unsuccessful organ transplantation, जिससे कि आपका जो मेन मोटो है ट्रांसप्लांट करने का या जो आपका ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं वो सक्सेस नहीं हो पाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग देते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये आज का टॉपिक यहीं पर ही क्लियर हो जाता है, यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे। तो आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा और कितना आपको समझ में आया ये आप कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल पसंद आया तो आपको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।